हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम दो थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नियो क्लासिकल थ्योरी जिसे हम लोनेबल फंड थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ब्याज होता क्या है। इंटरेस्ट इज द पेमेंट पेड फॉर यूज ऑफ मनी और फॉर यूज ऑफ लोनेबल फंड अकॉर्डिंग टू मैककोनेले। इंटरेस्ट ब्याज वो पेमेंट है या वो प्राइस है जो हमें मुद्रा के उपयोग के लिए पे करना पड़ता है या कोई भी लोन लिए हुए फंड के लिए देना पड़ता है। अब हम मुख्य तौर पे दो प्रकार की ब्याज दर होती है, एक होती है ग्रोस इंटरेस्ट और एक होती है नेट इंटरेस्ट, शुद्ध ब्याज और सकल ब्याज। अब दोनों में अंतर क्या है? ग्रोस इंटरेस्ट इंक्लूड द पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल। देखिए, जो भी पैसा हमने किसी को उधार दिया है तो उसके बदले में जो हमें ब्याज मिलेगा उसमें देखो क्या क्या इंक्लूडेड है। पेमेंट टू कवर रिस्क ऑफ लॉस, कि अगर हमें कोई लॉस हो जाता है, इन केस वो व्यक्ति जिसे हमने ऋण दिया है ब्याज चुका नहीं पाता, पैसा चुका नहीं पाता। इट मे बी पर्सनल रिस्क, कि वो व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार ना रहे, हमारे साथ चीटिंग कर ले। बिजनेस रिस्क, उसके व्यापार में घाटा हो जाए, वो दिवालिया हो जाए जिस कारण वो ना चुका पाए, तो जिसके कारण हमें क्या होगा, अनकन्वीनियंस होगा कि हमारे पैसे चले गए। तो उस लॉस को कवर करने के लिए जो उस मुद्रा पे ब्याज बनता है उसके अलावा हम अपने रिस्क को कवर करने के लिए अमाउंट भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारा जो अगर फ्यूचर में हमें उस पर कोई केस करना पड़े, लीगल एक्शन करना पड़े, तो वो सारी अमाउंट इसमें इंक्लूड होती है। ग्रोस इंटरेस्ट, वो सारी पेमेंट्स इसमें कवर की जाती है। अब हम आते हैं कि शुद्ध ब्याज। शुद्ध ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मुद्रा के यूज के लिए जो प्राइस पे करना पड़ता है, इट इज जस्ट ए पेमेंट फॉर लोन ऑफ कैपिटल, की जो भी पूंजी ब्याज पे लोन पे दी गई है उस पे जो ब्याज बनता है, इसमें जो भी रिस्क है, जो हमें असुविधा हुई है, हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाए, वो सारी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। अब है कि प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कि ब्याज दिया क्यों जाता है, और दूसरी चीज है कि ब्याज का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे ब्याज की दर निर्धारित होती है। तो पहले हम ये जानते हैं कि हम ब्याज को पे क्यों करते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि इंटरेस्ट वो प्राइस है जो मनी को यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है, चाहे हम उपभोक्ता वाली वस्तु खरीदे या पूंजीगत वस्तुएं खरीदे कोई भी पैसे से। अब अगर हम एक उपभोक्ता हैं तो अगर हमने पैसा उधार लेके कोई वस्तु का उपभोग किया है तो उससे क्या हुआ है, हमारी उपयोगिता में वृद्धि हुई है। उस उपयोगिता की वृद्धि के कारण जो भी पैसा हमने उधार लिया है उस पे हम कुछ ब्याज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से कोई उत्पादन करता है, उसने कुछ पैसा उधार लिया है। अब उधार लिया है, उस पैसे से उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है जिसके कारण उसको लाभ मिलते हैं। तो उसके कारण वो कुछ पैसा, जो उधार लिया हुआ पैसा है, उसको ब्याज के रूप में देने के लिए उन पैसों को यूज किया, इसलिए वो उसका ब्याज देने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए ब्याज अदा किया जाता है। अब हम आते हैं कि ब्याज की दर निर्धारित कैसे की जाती है। तो इसमें हम दो थ्योरी का अध्ययन करेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नियो क्लासिकल को लोनेबल फंड थ्योरी भी कहा जाता है। तो पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो इंटरेस्ट है ये जेएस मिल, वलरास, मार्शल, पिगू इन्होंने दी थी। इनका क्या मानना था कि जो ब्याज की दर है वो वास्तविक तत्वों पे निर्भर करती है। वास्तविक फैक्टर्स क्या क्या हैं? एब्स्टिनेंट, थ्रिफ्ट, प्रोडक्टिविटी, कि आज अगर आपने कुछ पैसा बचाया है तो ही आप उसको ब्याज पे दे सकते हो। अब अगर बचाया है इट मीन्स आपने उसका उपभोग नहीं किया, कुछ त्याग किया है, कि आपका जो फ्यूचर है उसमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए आज के उपभोग का आपने त्याग किया।
मितव्ययता कम खर्च की, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया। तो वो कहते हैं कि ब्याज जो है इन सभी तत्वों से प्रभावित होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे निर्धारित होगा? उनकी धारणा थी कि जहाँ पे जो भी हमारी पूंजी है उसकी मांग और जो पूर्ति है वो दोनों बराबर हैं, वहां पे ब्याज की दर निर्धारित होगी। इसको हम विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ब्याज की दर दो चीजों से निर्धारित होगी, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो पहले हम सप्लाई ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, दैट इज कि जो पूंजी है उसकी पूर्ति कौन करेगा, कौन बाजार में पैसा उधार के लिए देगा। तो पूंजी जो है वो कहां से हमें प्राप्त होगी? सेविंग से, जो भी हम बचत करेंगे। और बचत कहां से आएगी? कुल आय में से हम जितना उपभोग कम करेंगे बचत उतनी ज्यादा होगी। जो हमारी आय है वो दोनों का सम होता है। कुल आय में से कुछ हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हम सेव करते हैं। तो सेविंग ज्यादा करने के लिए आज हमें उपभोग कम करना पड़ेगा। तो जो भी हम त्याग करेंगे, प्रेजेंट में असुविधा उठाएंगे, ये सभी चीजें जो है ये हमारी बचत को प्रभावित करती हैं कि आज हम बचत ज्यादा करेंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ होगा, प्रेजेंट में हम सेक्रीफाइस करेंगे तो बचत इन चीजों से प्रभावित होगी। इन फैक्टर्स में चेंज होने से हमारी जो पूंजी की पूर्ति है उसमें परिवर्तन होगा। और ये फैक्टर हमारे किससे गवर्न होते हैं? ब्याज की दर से। जितनी ब्याज ज्यादा होगा उतना ही हम बचत ज्यादा करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि वो पैसा अगर हम बचा रहे हैं तो उस पैसे पे हमें ये जो ब्याज है ये आय के रूप में मिल रहा है, वो हमें प्रेरित करेगा कि आज हम ज्यादा बचत करें। तो दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी पूंजी की पूर्ति है जो बचत से होगी वो जो है किसका फलन है, किसका फंक्शन है? ब्याज की दर का। जितनी ब्याज की दर ज्यादा है उतने ही हम ज्यादा प्रेरित होंगे त्याग करने के लिए, फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। तो इसका इसके साथ धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा उतना ही हमारी पूंजी की पूर्ति ज्यादा होगी। तो इसको जब हम वक्र के रूप में बनाएंगे तो इसका वक्र बनेगा, सप्लाई कर्व जो बनेगा वो पॉजिटिवली स्लोप, कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उतनी ही जो पूंजी है वो ब्याज के लिए ज्यादा सप्लाई की जाएगी। दूसरा हम आते हैं डिमांड फॉर कैपिटल। दूसरा जो इसका पहलू है कि मांग कौन करेगा पूंजी की। अब पूंजी की जो मांग है वो किसके द्वारा की जाती है? उद्यमी के द्वारा, उत्पादनकर्ता के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के लिए, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, कैपिटल इक्विपमेंट, इन सब के लिए पूंजी की मांग की जाती है, इन सब में निवेश करने के लिए। अब एक उत्पादनकर्ता, एक उद्यमी जब पूंजी की मांग करता है निवेश के लिए, उसको जो भी पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, तो वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि जहां पे भी वो निवेश कर रहा है, जिन वस्तुओं में, जिन मशीन में, प्लांट में, तो उसकी जो सीमांत उत्पादकता है और ब्याज की दर है, इन दोनों की वो तुलना करता है। अगर ब्याज ज्यादा है और उसकी पूंजीगत वस्तुओं की सीमांत उत्पादकता कम है तो वो डिमांड कम करेगा। और अगर ब्याज जो है वो कम है, उत्पादकता ज्यादा है, तो फिर वो डिमांड पूंजी की ज्यादा करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी निवेश है, जो निवेश के लिए वो मांग कर रहा है पूंजीगत वस्तुओं की, वो ब्याज के साथ उसका ऋणात्मक संबंध है, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड से अभिप्राय ये है कि निवेश कब ज्यादा होगा, निवेश हाई कब होगा? जब ब्याज की दर क्या है? कम। और निवेश कम होगा जब ब्याज ज्यादा है। तो इसका जब हम वक्र ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। वो सीमांत उत्पादकता भी देखेगा, अगर सीमांत उत्पादकता उतनी है तो ही वो उतने ब्याज पे उतनी मांग करेगा, अगर सीमांत उत्पादकता कम है तो वो ज्यादा ब्याज पे ज्यादा निवेश नहीं करेगा। अब इसको हम एक टेबल और डायग्राम से अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए डायग्राम में हमने ब्याज की दर ली है और डिमांड फॉर कैपिटल लिया है और सप्लाई फॉर कैपिटल लिया है। एक में डिमांड है, एक में सप्लाई। अब शुरू में देखिए जब ब्याज की दर 1% है, 1% पे मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, कि
ब्याज दर कम है तो निवेश करता जो उद्यमी है उसको फायदा मिल रहा है, क्योंकि उसको वही पूंजी अब सस्ती पड़ेगी, उसको लग रहा है कि उस पूंजी से उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा और प्राइस कम पे करना पड़ेगा, तो मांग ज्यादा है और बाजार में इस पे जो लोग बचत कर रहे हैं, जो पूंजी की सप्लाई करेंगे वो कम है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ा तो मांग कम हो गई और पूर्ति बढ़ गई, फिर और बढ़ा तो मांग और कम हो गई और पूर्ति बढ़ गई। अब 4% पे और मांग कम हो गई और पूर्ति बढ़ गई। अब यहाँ पे ये देखिए आप 3% पे हमने क्या कहा, जहां पे मांग और पूर्ति पूंजी के बराबर है वहां पे ब्याज की दर निर्धारित होगी। 3% पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। इसी को हमने एक वक्र की सहायता से एक्सप्लेन किया है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने कैपिटल ले ली, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। वाई पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ये मैंने पहले आपको बताया था, डिमांड कर्व इनवर्स रिलेटेड है, डिमांड फॉर द कैपिटल, सप्लाई फॉर कैपिटल पॉजिटिव रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्याज का दर निर्धारित हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। तो ये थी क्लासिकल थ्योरी। अब है इसकी आलोचना कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ब्याज को पूर्णतः से एक रियल फिनोमिना मानती है। रियल फिनोमिना मतलब जो वास्तविक तत्वों से प्रभावित है, जो हमने अभी लिया कि त्याग से, प्रेजेंट में एब्सटिनेंस हो गया, मितव्ययता होगी, इन सभी से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मौद्रिक तत्व भी इसको प्रभावित करते हैं। ब्याज सिर्फ रियल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, मॉनेटरी फैक्टर जैसे कि कैश हो गया, क्रेडिट हो गया, होल्डिंग, धन का संचय करना, इन चीजों पे भी निर्भर करता है। दूसरा उन्होंने क्या लिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का फंक्शन है, कि सेविंग के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव। हालांकि हमारी जो सेविंग है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी आय पे। आज हमारी आय कितनी है उसके हिसाब से सेविंग होगी, तो इन्होंने इनकम के फैक्टर को इसमें नहीं लिया। लोनेबल फंड जो थ्योरी है, दैट इज जिसको हम न्यू क्लासिकल कहते हैं, वो इसके अलावा रियल फैक्टर के अलावा मॉनेटरी फैक्टर, दैट इज रोल ऑफ क्रेडिट, साख, होल्डिंग, धन का संचय, इन सारे फैक्टर्स को भी लेती है। तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किसका फंक्शन है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के अलावा एल और एम। एल है हमारी डिजायर टू होल्ड, कितना पैसा हम धन इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, एम है अमाउंट ऑफ मनी। तो ये थ्योरी ज्यादा व्यापक है। अब हम लोनेबल फंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लोनेबल फंड थ्योरी जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है इसे। इसका आविष्कार स्वीडिश इकोनॉमिस्ट नट विक्सल ने किया। बाद में ओहलिन, मिडाल, लिंडाल, रॉबर्टसन, वाइनर आदि ने भी इसमें अपना योगदान दिया। ये थ्योरी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किससे निर्धारित होता है, डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड। ये थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा वास्तविक है, ज्यादा व्यापक है। किस तरह से हम जानेंगे, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि ये वास्तविक के अलावा मौद्रिक फैक्टर्स को भी लेके चलती है। सबसे पहले इसमें है डिमांड फॉर लोनेबल फंड। डिमांड फॉर लोनेबल जो फंड है वो कहाँ से अराइज होती है, वो किस पर्पस के लिए हम करते हैं। देखिए, डिमांड फॉर लोनेबल फंड हम निवेश के लिए करते हैं, होर्डिंग के लिए और डिस सेविंग को दूसरे रूप में आप कह सकते हो उपभोग के लिए। हम इनकी अब विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है निवेश, कि निवेश करने के लिए हमें लोनेबल फंड की जरूरत पड़ती है। मेन सोर्स क्या है, निवेश। निवेश क्या है, जो भी हम पूंजीगत वस्तुओं पे जो भी हम खर्चा करेंगे, नई मशीन, कैपिटल, इक्विपमेंट वगैरह खरीदेंगे, तो ब्याज क्या है, हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है इन वस्तुओं को खरीदने के लिए, जो भी फंड हम किसी से उधार लेंगे उस पे जो भी प्राइस हमें देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ब्याज। तो अब ब्याज जितना ज्यादा होगा उतना हमें प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज जितना कम होगा उतना ही हमें कम देना पड़ेगा। दूसरा, उस निवेश से हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। एक निवेश करता, एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर ये भी कंपेयर करेगा कि उस निवेश से मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है और कितना मैं
कीमत के रूप में ब्याज दर अदा करूंगा। तो दोनों में से अगर रिटर्न ज्यादा है ब्याज से तो वो उस निवेश को करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो डिमांड करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो निवेश के लिए कम मांग करेगा, क्योंकि उतना उसको फायदा होगा नहीं जितना प्राइस उसको लोनेबल फंड का देना पड़ेगा। तो इस तरह से निवेश का लोनेबल फंड के डिमांड के साथ, डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो निवेश के लिए हम करते हैं उसका ब्याज के साथ जो संबंध है वो कैसा है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन। ब्याज दर ज्यादा होगी तो निवेश के लिए डिमांड की जाएगी लोनेबल फंड की कम, और ब्याज दर कम होगी तो ज्यादा की जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है इसमें होर्डिंग, धन का संचय करना, कि लोग अपने पास धन इकट्ठा करके रखते हैं अपने लिक्विडिटी के डिजायर को पूरा करने के लिए। अब अपने पास जो भी कैश बैलेंस वो रखते हैं, अगर बाजार में ब्याज दर ज्यादा है तो खुद के पास जो धन इकट्ठा है वो हम कम करेंगे, और अगर बाजार में ब्याज दर कम है तो हम जो धन है वो खुद के पास ज्यादा इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से होल्डिंग, धन संचय का लिए जो पैसे की हम मांग करेंगे वो भी ब्याज के साथ इनवर्स रिलेटेड है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा डिमांड होगी और हाई पे कम। तीसरा जो फैक्टर है वो डिमांड फॉर लोनेबल फंड में जो हम इंक्लूड करते हैं दैट इज डिस सेविंग कह सकते हो या उपभोग कह सकते हो, अपोजिट ऑफ सेविंग, कि अपनी बचत से की बजाय पैसा ज्यादा खर्च करना, ज्यादा अपनी आय में से जितना हमारी आय है उससे ज्यादा लोगों के द्वारा खर्च करना। अब अगर ब्याज दर कम है तो खर्च ज्यादा करेंगे, और अगर ब्याज दर ज्यादा है तो खर्च कम करेंगे। तो इस तरह से डिस सेविंग जो है वो भी ब्याज दर का कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। अब हम दूसरे पहलू पे चर्चा करते हैं दैट इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, कि ये हमारा फंड आएगा कहां से, ये तो कि कौन कौन लोग उसकी मांग करेंगे और अब इसकी पूर्ति कहां से होगी। तो इसके पूर्ति के जो स्रोत हैं वो है बचत, सेविंग, डिसहोर्डिंग, जो लोगों ने धन इकट्ठा संचय किया हुआ है उसको वो बाजार में देने लग जाते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि ना करना, बैंक क्रेडिट, बैंक के द्वारा साख निर्माण करना। आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। पहला है सेविंग, बचत, जितनी ज्यादा ब्याज की दर ज्यादा होगी लोग बचत करने के लिए उतने ज्यादा प्रेरित होंगे, क्योंकि करंट इनकम में से वो जो पैसे आज बचाएंगे उसके ब्याज के रूप में उनकी इनकम फ्यूचर की बढ़ेगी। तो इसलिए अमाउंट ऑफ जो सेविंग है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। जितना ब्याज दर ज्यादा होगा, चाहे वो बिजनेस फर्म है चाहे वो इंडिविजुअल है, वो उतना ही इनकरेज ज्यादा होगा बचत करने के लिए, और जितना कम है उतनी बचत कम होगी। तो यहाँ पे बचत का जो पूर्ति है लोनेबल फंड उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है। दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है डिसहोल्डिंग, जो भी लोगों ने धन इकट्ठा किया था वो बाजार में पूर्ति, लोनेबल फंड की पूर्ति के लिए सप्लाई कर देना। तो जब इंडिविजुअल्स को लगता है कि बाजार में ब्याज दर ज्यादा है तो वो अपना इकट्ठा किया हुआ धन जो कि बिल्कुल आइडल पड़ा है, व्यर्थ पड़ा है, वो बढ़ नहीं रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जो निवेश के लिए दे देते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो लोग अपने धन को नहीं निकालेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है उतना ही वो ज्यादा इकट्ठा किया हुआ बाजार में सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से डिसहोल्डिंग का भी पॉजिटिव रिलेशन हो गया सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के साथ। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब निवेश जिस तरह से कि होता है कि कैपिटल के स्टॉक को, पूंजी के स्टॉक को बढ़ाना, यहाँ पे हम नई पूंजी के स्टॉक को नहीं बढ़ाएंगे। जब हमें लगेगा कि ब्याज दर ज्यादा है उतनी डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जब ब्याज दर कम है तो डिसइन्वेस्टमेंट कम होगी। इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट जो है इसका भी ब्याज के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। डिसइन्वेस्टमेंट will be high when present rate of interest provide better return in comparison to present earning. So rate of interest higher होगा तो higher disinvestment होगी, और कम होगा तो कम होगी। नेक्स्ट है बैंक मनी। बैंक मनी मतलब लोग बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और बैंक आगे वो निवेशकर्ताओं को
देता है ब्याज पे, और वो ब्याज बैंक की एज ए इनकम बनती है। तो ये भी एक लोनेबल फंड के सप्लाई का अनदर कंपोनेंट है कि बैंक जो भी बिजनेसमैन वगैरह को लोन देता है, और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं साख का निर्माण। जितनी ब्याज दर ज्यादा होगी बैंक उतनी ज्यादा सप्लाई ज्यादा करेगा लोनेबल फंड की, कम होगी उतनी कम होगी। अब है कि ब्याज दर निर्धारित कहाँ होगा। ब्याज दर या संतुलित ब्याज दर वहां पे निर्धारित होगा उस पॉइंट पे जहां पे हमारी डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड क्या है, दोनों बराबर हैं। अब डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड को हम एक फिगर के थ्रू दिखाएंगे। अब इस डायग्राम में आप देखिए, OX एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, OY पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अभी जो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े डिमांड फॉर लोनेबल फंड के, दैट इज कौन करेगा डिमांड, निवेश, इन्वेस्ट आई से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, होर्डिंग के लिए और डिस सेविंग के लिए, कि जब हम उपभोग ज्यादा कर रहे हैं। ये सारे इनवर्स रिलेटेड थे इसलिए नेगेटिवली स्लोप कर्व बना है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड किसके द्वारा की जाएगी, जो लोग बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। नेक्स्ट इज डिस होर्डिंग, जो धन हमने संचय इकट्ठा किया हुआ है उसको हम बाजार में अब सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज बैंक मनी। ये सारे अभी हमने किए पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब इन फैक्टर से हमने डिमांड कर्व ड्राइव कर लिया, डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे हमारा जो है ब्याज की दर निर्धारित हो जाएगी डिमांड फॉर, एंड ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, because here demand for loanable fund and supply of loanable fund are equals, so here rate of interest is determined. This was the loanable fund theory. Now its criticism, no doubt it is more superior, ये ज्यादा व्यापक है क्लासिकल थ्योरी से। ये दोनों फैक्टर्स को लेती है, रियल एंड मॉनेटरी फैक्टर्स, इवन दो इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। द फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चलती है। फुल एम्प्लॉयमेंट अगर है और अगर हमें पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करना है, कैपिटल गुड्स को बढ़ाना है, तो हमें अपने आप ही उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कि ये थ्योरी इनडेटरमिनेंट है, पूर्णतः से निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये लेके चलती है कि हमारी जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग हमारी आय पे निर्भर करती है। आय हमारी सेविंग किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे, और इनकम डिपेंड करती है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है हमारा ब्याज पे। तो निवेश हम तब करेंगे जब ब्याज की दर हमें पता है, तो इनडायरेक्टली ये उसी सर्कुलर उसमें घूम रही है। इट मींस जो चीज हम निर्धारित करने जा रहे हैं वो हमें पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अनसेटिस्फैक्टरी इंटीग्रेशन ऑफ रियल एंड मॉनेटरी फैक्टर, जो वास्तविक और मौद्रिक तत्व हैं उनको इसने एक साथ जोड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट इज इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम, कि बचत जो हम कर रहे हैं वो आय में से कर रहे हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो आय कम होगी, तो हम बचत कैसे कर लेंगे। तो निवेश का जो आय पे प्रभाव है उसको भी इन्होंने इग्नोर किया। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड, बट इवन देन इट इज ए इम्प्रूवमेंट ओवर क्लासिकल थ्योरी, बिकॉज इन्होंने धन संचय क्यों करते हैं लोग और कैसे ये ब्याज की दर को प्रभावित करती है, जो क्लासिकल थ्योरी ने नहीं बताया, उस इम्पोर्टेंट फैक्टर को बताया। इसके अलावा लोगों की जो तरलता के लिए पैसा खुद के पास रखते हैं, कितना पैसा सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बारे में बताया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बैंक क्रेडिट के लोन को भी बताया। तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का। अब ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, जो इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट इज, व्हाई डज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कर्व स्लोप अपवर्ड। सप्लाई कर्व जो होता है लोनेबल फंड का वो पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह से क्यों होता है। बिकॉज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा सेविंग के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि
इंटरेस्ट क्या है, एक रिवार्ड हमें मिल रहा है जो आज का उपभोग हम कम कर रहे हैं और बचत में पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन। इंटरेस्ट रेट अभी हमने किया, कहाँ पे डिटरमाइन होगा, लोनेबल फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज व्हाई डज डिमांड फॉर लोनेबल फंड स्लोप डाउनवर्ड। जैसे सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप है, डिमांड कर्व नेगेटिवली क्यों है। एज द रियल इंटरेस्ट रेट फॉल, जैसे इंटरेस्ट कम होगा उससे जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में एक निवेशकर्ता ने पैसा लगाया हुआ है जिससे रिटर्न कम है, अब ब्याज कम होगा तो वो भी उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। इसलिए कम ब्याज पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड ज्यादा होती है, इनवर्स रिलेशन के कारण वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट इज हायर रियल इंटरेस्ट रेट विल increase the supply of loanable fund, decrease the supply and no change. Obviously higher rate of interest पे increase the supply of loanable fund. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरेस्ट, ब्याज क्या है, नेट और ग्रोस इंटरेस्ट क्या है, इन दोनों में अंतर बताइए। ग्रोस व्यापक कंसेप्ट है, नेट संकुचित है, इसमें हम सारे रिस्क भी कवर करते हैं, वो सारी पेमेंट भी लेते हैं। इसमें जस्ट हम शुद्ध जो मनी की प्राइस है जो हमने लोन पे दिए उसका जो प्राइस बनता है मनी को यूज करने की, सर्विस का जो प्राइस है वो सिर्फ वो लेते हैं। क्रिटिकली लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज loanable fund theory. These long and short questions can be asked from you this topic. These are some books that you can look for detailed explanation of this topic. Robert L. Sexton की Exploring Macroeconomics, and the other is Macroeconomics and Gregory Mankiw. Apart from this, Rana and Verma is also there. I hope you understand the topic. Thank you for listening me patiently. Thank you so much.